हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 11 के। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं, है ना। ये Q है, ये प्लस Q है और ये प्लस Q है। इनको हमने एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टाइसिस पे रखा है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की अगर 0 है तब Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर ये आइसोसेलेस है तो अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी बेटे, ये साइड भी ए होगी। ये अगर ए है, ये अगर ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी √2a। तो पहला काम तो अपन ने क्या किया, सारी की सारी साइड्स निकाल ली। उसके बाद ये बोल रहा है यू सिस्टम इज 0, है ना। यू सिस्टम इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो 0 कर देते हैं अपन। आइए, तो अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें सिस्टम की तो Q और Q के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, K Q Q अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A, प्लस इस Q और इस Q के कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखूं मैं, K Q Q अपॉन में √2a, और फिर इस Q और इस Q के कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखूं मैं, K Q Q अपॉन A। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं। इसका इसका बन गया, इसका इसका बन गया, फिर इसका इसका नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, फिर ये अकेला रह जाएगा। तो मतलब मेनली 3 कॉम्बिनेशन है जो हम जानते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो हमने 3 कॉम्बिनेशन निकाल लिए और नेट पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, अब हम 0 कर देंगे। नेट पोटेंशियल एनर्जी को जब हम 0 करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, मैं कुछ कुछ चीजें कॉमन निकाल रहा हूं यहाँ पे। K Q और A क्या निकल गए बेटे, कॉमन। तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सॉरी K स्मॉल q, बड़ा Q नहीं है, स्मॉल q कॉमन निकला हुआ है, K स्मॉल q। ऑलराइट, तो यहाँ बचेगा Q, तो K Q बाय A कॉमन, यहाँ क्या बचेगा Q बाय √2, और यहाँ क्या बचेगा बेटे Q बराबर 0। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Q प्लस Q बाय √2, तो Q कॉमन निकालेंगे, √2 प्लस 1 बाय √2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा माइनस Q इज इक्वल टू Q अपॉन में √2 प्लस 1 बाय √2। तो यहां से हमको कैपिटल Q की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटे, माइनस Q तो रहेगा, उधर चले जाएगा √2 और अपॉन में √2 प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसे ऑप्शन दिख तो रहे हैं। अगर अपन क्या करें, इस वाली इक्वेशन में ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो माइनस Q √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और नीचे जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 और 1 इंटू √2 √2। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आना चाहिए बेटे, -2Q अपॉन 2 प्लस √2। ऐसा ऑप्शन तो बी में है सिर्फ, तो बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और जैसा कि उसने बोला कि इस कॉन्फ़िगरेशन की नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो हमने 0 कर दिया और वहां से हमको Q की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बात? देख लें आप एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लें। देख लिया? चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इफ एन इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज डेंसिटी ρ, then electric field at a distance small r from center of sphere r is less than r। अच्छा, तो ये बात कर रहे हैं हमसे कि हमारे पास क्या है बेटा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां से जब आप सेंटर से जब आप r दूरी पर जाओगे तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी। तो इस जगह पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका एक्सप्रेशन हमको डायरेक्टली याद है, वो कितना होता है, ρr अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन होता है जहां पर रो क्या है, स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, r जो है वो सेंटर और उस पॉइंट की दूरी है। ध्यान रखिए ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R नहीं है। कैपिटल R तो क्या है बेटा, कैपिटल R तो रेडियस है, इस एक्सप्रेशन में कैपिटल R नहीं है, स्मॉल r है यहाँ पे, और अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमको पता है। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन क्या हमको दिख रहा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन क्या हमको दिख रहा है,
ऐसा एक्सप्रेशन रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये सी वाला हमको दिख रहा है, तो जो सी वाला है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे जो है वो इनकरेक्ट रहेंगे। ऑलराइट, तो एक बार आप देख लें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। आइए, यहां पर हमको बोला है कि अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर यानी कैपेसिटर है इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स, ईच ऑफ एरिया ऑफ विच प्लेट इज ए एंड सेपरेशन इज टी। देखिए एक्चुअली में क्या कर रहा है, आप समझना ध्यान से, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और आप समझो कि वो बैटरी अगर लगाएगा ना तो ऐसे लगाएगा, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करो इसको है ना, आप हॉरिजॉन्टल से ऐसा वर्टिकल कर लो तो आपको कुछ ही ऐसा नजर आएगा। समझ रहे हो बात? ऊपर का जो एरिया है वो भरा हुआ है काय से, K1 से। ऊपर का जो एरिया है वो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, और जो नीचे का एरिया है ना बेटा ये वाला, ये आपको फील्ड मिलेगा किससे, K2 से। तो अगर आप बैटरी खुद सोचो, अगर आप बैटरी यहां लगाओगे तो ये दोनों आपको कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? एक्चुअली में 2 कैपेसिटर है ये, है ना। ऊपर वाला जो है अलग कैपेसिटर बन जाएगा, नीचे वाला अलग कैपेसिटर बन जाएगा, और ध्यान से देखें दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, यानी कि ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यार ये एरिया कितना हो जाएगा, a/2, और ये एरिया भी कितना हो जाएगा, a/2, लेकिन दोनों की थिकनेस क्या रहेगी, मतलब दोनों के प्लेट के बीच की दूरी क्या रहेगी, t। तो अगर मैं पहला कैपेसिटेंस लूं C1, तो C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट, साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, फिर एरिया क्या लोगे, a/2, और थिकनेस कितनी है, t है। उसी प्रकार जो नीचे वाला आपका कैपेसिटर बन रहा है उसका आप कैपेसिटेंस क्या लिखोगे बेटा, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया a/2 लोगे, और उसकी भी दूरी कितनी है, t। तो बेसिकली हमारे पास 2 कैपेसिटर्स बन गए हैं ऐसे। एक कैपेसिटर बन गया C1 जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 भरा हुआ है ना, K1 वाला, और एक कैपेसिटर बन गया C2 जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भरा हुआ है, और दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमको पता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 और C2 का सम होता है। तो जब आप C1 और C2 का सम करोगे तो आप ध्यान से देखें, सम करने पर कुछ कुछ क्वांटिटीज कॉमन निकलती हुई दिखेगी आपको। एप्सिलॉन नॉट a और 2t आपको कॉमन निकलते हुए दिखेगा, एप्सिलॉन नॉट a, t और 2, और साथ में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, एप्सिलॉन नॉट a/t K1 प्लस K2/2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमको ऐसा दिख रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है बात? आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने स्ट्रेच किया होगा इसलिए उसकी लेंथ बड़ी होगी। तो बात ध्यान से समझें कि पुरानी लेंथ L ओल्ड और नई लेंथ क्या थी, L न्यू। तो यार अगर L ओल्ड जो है वो L है तो L न्यू क्या रहेगी, L न्यू रहेगी L प्लस L/10, है ना। आपने 10% से बढ़ा दिया तो ये कितना आ गया, 11L/10। तो आपने जो लेंथ है, लेंथ को आपने L से क्या कर दिया, 11/10 इंटू L। बस हमको यही देखना रहता है कि हम लेंथ को कितना बढ़ा रहे हैं। ये जो हमको चीज मिल रही है ना, इसको बोलते हैं अपन एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। जब भी आप स्ट्रेच करते हो तो आपको पुरानी और नई लेंथ में रिलेशन देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि उन दोनों लेंथ को कौन सा फैक्टर रिलेट कर रहा है। ये पुरानी लेंथ है और ये पूरी नई लेंथ है, और दोनों के जो बीच का फैक्टर जो उनको रिलेट कर रहा है यहाँ पे 11/10 है वो। क्लियर है क्या बात? तो अगर हमको एन फैक्टर मिल गया तो आप याद करें फॉर्मूला न्यू और ओल्ड रेजिस्टेंस का। आर न्यू जो होता है ना वो होता है एन स्क्वायर टाइम्स आर ओल्ड। तो एन फैक्टर कितना मिला हमको, 11/10। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, पुरानी लेंथ अगर L है
और नई लेंथ अगर n टाइम्स ऑफ l है तो वही n ही तो n फैक्टर है। तो यहां पर पुरानी लेंथ l थी और नई लेंथ 11/10 टाइम्स l है, यानी कि यहाँ का जो n फैक्टर है वो n 11/10 हो गया। तो यहां पर आप n की जगह क्या डालोगे 11/10 और क्या कर दोगे उसका स्क्वायर। ऑल राइट, अच्छा ये r ओल्ड हो जाएगा हमारा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा r न्यू इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। तो 121/100 हमको कितना मिल जाएगा बेटे 1.21 टाइम्स r ओल्ड। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो परसेंटेज चेंज हमको निकालना है, परसेंटेज चेंज हमको निकालना है। तो वो क्या होगा r न्यू माइनस r ओल्ड अपॉन में r ओल्ड इंटू 100%। अगर आप r न्यू की वैल्यू यहां पर 1.21 r ओल्ड रख दोगे तो ये हो जाएगा 1.21 r ओल्ड माइनस r ओल्ड अपॉन r ओल्ड इंटू 100%। तो ध्यान से देखें r ओल्ड ऊपर नीचे से निकल के कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 0.21। तो 0.21 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटे 21%। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेजिस्टेंस कितना मिला आपको 21%। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये वाला और इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं बेटे सवाल नंबर 5 की तरफ। यहां पर एक एमीटर दे रखा है, ये आपका एक एमीटर है ए और बोल रहा है कि वो एमीटर जो है रीडिंग कितनी कर रहा है 2 एम्पियर की। कितनी रीडिंग कर रहा है 2 एम्पियर की। इसका मतलब कि यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 एम्पियर। तो हमको एक चीज अच्छे से पता है कि जो I है वो क्या होता है EMF ऑफ बैटरी अपॉन में नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सही बात है। तो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। ये 6 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2 ओम। फिर ये 2 ओम और R ये कौन से कॉम्बिनेशन में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R+2। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा करंट है 2, EMF है 6 और नेट रेजिस्टेंस कितना है R+2। सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन कर दें तो 2R+4 इज इक्वल टू 6। तो 2R बराबर कितना आ गया बेटे 2। तो R की वैल्यू यहां पे हमको कितनी मिल गई 1 ओम मिल गई। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 1 ओम है ना। नोट कर लें आप इसको एक बार। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आएगा बेटे ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EMF of a standard cell balances across 150 centimeter length of a wire of potentiometer wire. ठीक है, when a resistance of 2 ohm is connected as shunt with the cell, the balancing point is obtained at 100. Internal resistance of cell. तो ये आप याद कीजिए पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन है। ये L1 है, ये L2 है। L1 मतलब वो लेंथ, वो बैलेंसिंग लेंथ जो शंट को बिना लगाए आती है। L2 मतलब वो बैलेंसिंग लेंथ जो शंट को लगाने के बाद आती है और शंट की वैल्यू भी हमको दे रखी है। तो आप याद करें इंटरनल रेजिस्टेंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला R इज इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू शंट रेजिस्टेंस। सही बात है। क्वेश्चन का दिया हुआ सब कुछ है, L1 है, L2 है, शंट है, बस आंसर निकालना है। तो R इज इक्वल टू L1 कितना हो गया 150, L2 कितना हो गया बेटा 100 -1 इंटू शंट रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है बेटे 2 ओम लगा हुआ है। तो यहां ध्यान से देखें आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15/10 यानी कि 1.5 और 1.5 में से 1 चले जाएगा तो 0.5। तो R जो है वो हो गया 0.5 इंटू 2 ओम। तो यहां पर जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ओम आ जाएगा। तो यहां पर जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 ओम मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है सारे आपको याद होने चाहिए, है ना। वहां पर हमारे पास नीट में इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठे। ठीक है बेटे, चलिए इसको नोट कर लें आप, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ चार्ज मूव्स इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ।
तो हमको एक चीज अच्छे से पता है कि जब भी पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तब वह सर्कुलर मोशन में घूमता है, और उस सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2πm/क्यूबी। ये टाइम पीरियड हमको अच्छे से पता है। तो ये टाइम पीरियड आप ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, चार्ज भी है, चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमसे वही पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किससे इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बेटू, आगे बढ़ते हैं, आइए। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर कैरी करंट 5 and 8 इन सेम डायरेक्शन। तो यार लॉन्ग, अच्छा फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछिए, तो ये स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल, कि अगर आपके पास दो वायर हैं, लंबे लंबे वायर्स हैं, है ना, एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो हमको एक चीज अच्छे से पता है कि जब भी दोनों वायर्स करंट सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस फोर्स से, F। तो F जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और इस फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी हम पढ़ते हैं, कितना आता है μ0 I1 I2 अपॉन में 2πd। ये एक्सप्रेशन हमने सीखा है। तो पहली बात तो तय है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो रिपल्सिव तो नहीं आएगा आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन या तो ए आएगा या तो सी आएगा। तो हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। μ0 कितना है, म्यू नॉट होता है 4π इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2π। I1 कितना है बेटा 5, I2 कितना है 8, दोनों के बीच की दूरी 0.5 मतलब 1/2, और 2 कहां गया, चलो 1/2 लिख देता हूं मैं। तो देखें आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा 40, 44 जा 160, तो फोर्स जो है हमारी कितनी आ गई 160 इंटू 10 की पावर -7। 100 से डिवाइड करते हैं अगर इसको अपन, तो कितना हो जाएगा ये, 100 से डिवाइड किया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। अट्रैक्टिव क्योंकि दोनों वायर जो है वो करंट सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। क्लियर है बात, तो आप नोट कर लें इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आइए। अ करंट I इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंट L/4। तो थोड़ा डायग्राम अपन बनाए इसका ध्यान से। ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसके सेंटर से L/4 दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पूछ रहा है। करंट जो है वायर में कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी L/2, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी बेटे L/2। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुने आप। अगर ध्यान से देखें आप, तो यार ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा ये L/2 है, ये L/4 है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, ये साइड है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये L/2 ये L/4, तो हाइपोटेनस कितनी आएगी L²/2 का स्क्वायर 4 प्लस L²/16, यानी कि ये कितना आ गया आपका √5 L/4। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई √5 L/4। तो मैं पहले यहां से एक चीज करना चाहता हूं, साइन थीटा निकालना चाहता हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है L/2 और हाइपोटेनियस कितना है √5 L/4। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको जो यहां पर मिल रही है कितनी मिलेगी 2/√5। तो आप ये सोच रहे होंगे साइन थीटा क्यों निकाला है। साइन थीटा इसलिए निकाला है हमने क्योंकि हमको एक चीज अच्छे से पता है कि अगर एक वायर है, तो फाइनाइट वायर है, तो उस फाइनाइट वायर से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, B बराबर μ0/4π I/d साइन थीटा 1 प्लस
साइन थीटा 2। तो यहाँ इस फॉर्मूले में साइन का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने साइन निकाल लिया है। अब क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, पॉइंट सेंटर से है, इसलिए थीटा और थीटा क्या होंगे, सेम। थीटा 1 भी थीटा होगा और थीटा 2 भी थीटा होगा, क्योंकि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हम सेंटर से ले रहे हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो हमको क्या मिलता है समझते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो ठीक है। आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई यहां से यहां तक की दूरी d है जो कि l बाय 4 है, तो l नीचे और 4 कहां चले गया, ऊपर। अब देखें थीटा 1 भी थीटा है और थीटा 2 भी थीटा है, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, तो 2 बार साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 2 बाय रूट 5, 2 बाय रूट 5। तो यहां से देखें 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको, 2 2 जा 4, तो 4 म्यू नॉट आई अपॉन में रूट 5 पाई एल, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगी 4 म्यू नॉट आई अपॉन में रूट 5 पाई एल। ऐसा कोई आंसर हमको दिख रहा है क्या यहाँ पर, 4 म्यू नॉट आई अपॉन में रूट 5 पाई एल, ऐसा हमको ए ऑप्शन दिख रहा है। तो एक बार आप अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लिया आपने, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, ठीक है, is situated with its axis along direction of magnetic field of strength B। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ऐसी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है, और हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए ऐसा एक मैग्नेट रखा हुआ है हमने U, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है m। ठीक है क्या, अब हमसे बोला जा रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि ऐसा है तो इसको क्या कर दो, ऐसे आप 180 डिग्री रोटेट कर दो। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है, वर्क डन होता है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आप याद करें ये फॉर्मूला आपने दो जगह पढ़ा है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल में, और एक बार आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, जब आप मैग्नेट को एनालाइज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा 1 जो है, थीटा 1 क्या है, थीटा 1 जो है वो इनिशियल एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो थीटा 1 कितना है अभी, थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब जब आप इस मैग्नेट को रोटेट कर दोगे ऐसे, तो आपका मैग्नेट ऐसा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूं और मैग्नेटिक मोमेंट यूं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो जो नया एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर जो हमको वर्क डन निकालना है वो कितना होगा, mb। जब हम cos थीटा 1 की वैल्यू 0 है, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, माइनस थीटा 2 में हम रखेंगे 180, तो cos 180 होता है -1 रख दिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया 2 mb। ऑलराइट, तो यहां पर बेटे हमको कौन सा आंसर मिलना चाहिए, डी वाला आंसर हमको मिलना चाहिए, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। कर लिया बेटे नोट, ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहे नीट की, बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है, हमको आगे बढ़ते रहना है और नीट क्लियर करना है इस बार। ओके, थैंक यू।